हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम CSIR नेट के आगे के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दिसंबर 2025 के। तो आज का हमारा पहला सवाल है, लेट ए बी अ 4x4 मैट्रिक्स एंड एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी से हमें क्या पता चल गया कि जो ए है वो क्या है, एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में हमें क्या पता है, अब जो a है वो इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर a। तो a के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी, a के मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो वो x माइनस 1 हो सकता है, या फिर वो x प्लस 1 हो सकता है, या फिर वो x माइनस 1 x प्लस 1 हो सकता है। ठीक है, फिर हमें बोला है कि ट्रेस ऑफ ए जीरो है। ट्रेस ऑफ ए जीरो मतलब सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज हमारे पास जीरो दिया है। क्या ये हो सकता है? अगर मिनिमल पॉलिनोमियल ये हुआ तो मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी ए किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा 4x4 की। तो 4x4 की आइडेंटिटी का ट्रेस क्या होता है, 4। ये तो जीरो नहीं आया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है मिनिमल पॉलिनोमियल की। क्या ये पॉसिबिलिटी है? इस केस में हमारा ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। इसका ट्रेस क्या आएगा, -4। यहाँ पर तो बोला ट्रेस जीरो है, तो ये भी मिनिमल नहीं हो सकता फॉर दिस मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास ओनली चॉइस बची है कि मिनिमल ये होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, इसमें हमें क्या दिख रहे हैं, लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं, मतलब ए क्या होगी, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स को बोला है कि वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो आप हमेशा ये कह सकते हैं कि वो डायगोनलाइजेबल होगी, क्योंकि हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि जितने भी मिनिमल पॉलिनोमियल थे, पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल्स थे, सारे क्या है, लीनियर फैक्टर से मिलकर बन रहे हैं, राइट। एंड और जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं वो क्या क्या आ सकती हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या करता है, एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, राइट। उसका एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होती है, मिनिमल पॉलिनोमियल की जीरोज होती हैं। तो मिनिमल एनिलिएटिंग को डिवाइड कर रहा है, तो वो एनिलिएटिंग की भी जीरोज बन जाएंगी, राइट। तो पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या बनेंगी हमारी, किसकी, ए की, जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स थी है उसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज होंगी 1 या फिर -1। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 1 हो, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ -1 हो, ऐसा भी हो सकता है कि 1 और -1 दोनों आइगन वैल्यू बने, लेकिन बनेंगी इन्हीं दोनों में से। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला केस हुआ, तो ए डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। एंड हमारे पास क्या आया कि इसके पास आइगन वैल्यू 1 भी बनेगी और -1 भी बनेगी, लेकिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होगी। तो हमें पता लगाना है कि अब 1 और -1 की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। तो मान लेते हैं -1 की मल्टीप्लिसिटी हमारे पास है n1 और 1 की मल्टीप्लिसिटी हमारे पास है n2। तो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ये हो जाएगा -1 इंटू n1 दैट इज -n1, और 1 इंटू n2 दैट इज n2। किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि n2 जो है वो n1 के बराबर होना चाहिए। मतलब जो आपकी -1 की मल्टीप्लिसिटी है वही आपकी 1 की मल्टीप्लिसिटी भी होनी चाहिए। अब हमारी मैट्रिक्स है 4x4 की, तो बताओ एग्जैक्टली हाफ, मतलब एग्जैक्टली दो आइगन वैल्यूज हमारे पास -1 है और एग्जैक्टली दो आइगन वैल्यूज हमारे पास 1 है। तो अगर हम इसके आइगन वैल्यूज रखें तो वो कुछ ऐसी दिखेंगी, ठीक है, सेट नहीं बन पाएगा। हमने इसकी सारी आइगन वैल्यूज रखी, ओके। इसका मतलब डायगोनलाइजेबल तो है, ये तो कंफर्म है। तो हम इस ए को क्या बोल सकते हैं कि ये सिमिलर हो जाएगा एक डायगोनल मैट्रिक्स के, जिसमें पहले हम माइनस आइडेंटिटी रख रहे हैं, यहाँ आइडेंटिटी रख रहे हैं, और यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। ये भी 2x2, ये भी 2x2, ये भी 2x2, ये भी 2x2। तो ए मैट्रिक्स जो होगी वो इसके सिमिलर आ जाएगी हमेशा हमारी। ठीक है, यहाँ तक बात।
अब आगे हमारी स्टेटमेंट क्या बोली है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि द सेट, हमने एक सेट बनाया है, उसमें क्या रखी है, मेट्रिसेस रखी है 4x4 की कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ रही है, सच दैट ए बी प्लस बी ए 0 हो जाए। तो ये जो सेट बना कंप्लीट, इसमें इसका जो डायमेंशन है वो 8 डायमेंशन का बनेगा। ये हमें चेक करना है। डायमेंशन कैसे पता लगाएंगे, ये क्या बनेगा, मेट्रिसेस का सेट बनेगा। तो डायमेंशन पता लगाने के लिए बेसिस एलिमेंट में कितनी मेट्रिसेस जाएंगी ये पता लग जाएगा, और कितनी मेट्रिसेस चली जाएंगी। अगर हमें पता चल जाए कि ये जो 4x4 की मैट्रिक्स है, अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखें इस बी की, तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी वैल्यूज आ सकती हैं। टोटल कितनी पोजीशन है, 4 × 4 16 पोजीशंस हैं। उसमें से कितनी हमें पता है कि वो फिक्स हैं कि यही आएंगी, और कितनी ऐसी हैं जो आर्बिट्रेरी आ सकती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें डायमेंशन पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, बिकॉज जो आर्बिट्रेरी है उन पोजीशन पर हम ई आई जे टाइप वाली मैट्रिक्स हमारी क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे। ठीक है, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से आर्बिट्रेरी पोजीशन है। तो पहले 1 मिनट रुकिए। तो हम बी को भी, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो ए है वो हमारी किस टाइप की होगी, माइनस आइडेंटिटी 0 0 मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स है, और यहाँ पर आइडेंटिटी के सिमिलर होगी। ठीक है, हम हमेशा ए को इसके सिमिलर रख पाएंगे। तो बी को भी हम इसी तरह 2x2 की मैट्रिसेस में, मतलब उससे भी हम एक बना लेते हैं स्क्वायर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर B11 B12 B21 B22। ठीक है, ये भी 2x2 की 2x2 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 की मैट्रिसेस है। ओके, हमें बोला है कि ए बी प्लस बी ए जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सबसे पहले तो 0 तो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस ए को 0 से करेंगे 0, एंड 0 + 0 0। ठीक है, नॉन एम्प्टी हो गया। वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए और क्या दिखाना पड़ता है हमें, सपोज B1 जा रहा है B2 जा रहा है, तो हमें चेक करना है कि B1 प्लस अल्फा B1 प्लस B2 जाएगा या नहीं जाएगा। B1 जा रहा है, इसका मतलब क्या हमारे पास है ए B1 प्लस B1 A क्या है, 0 के बराबर है। B2 जा रहा है, इसका मतलब ए B2 प्लस B2 A क्या है, 0 के बराबर है। तो हमें क्या चेक करना है अब, ए इंटू अल्फा B1 प्लस B2 प्लस अल्फा B1 प्लस B2 इंटू ए, ये 0 के बराबर है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा A B1 प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो A B2, देन अल्फा B1A प्लस B2A। अब हमें दिया है कि A B2 और B2A का सम किसके बराबर है, 0, तो ये 0 मैट्रिक्स बन गई, नल मैट्रिक्स। इसमें अगर हम बात करें तो अल्फा कॉमन ले पाएंगे, और A B1 और B1 का सम हमें दिया है कि 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस तो बन गया। अब बात रह गई इसका डायमेंशन निकालने की, तो हम इन जनरल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ए ये है, बी ये है, तो ए बी क्या बनेगा, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा -B11, राइट, देन दिस इंटू दिस, सो -B12, दिस इंटू दिस B21, दिस इंटू दिस B22। ठीक है, ये आ गया ए बी। अब निकालिए बी ए क्या बनेगा, दिस इंटू दिस -B11, दिस इंटू दिस, सो ये आ जाएगा B12, दिस इंटू दिस मतलब -B21, दिस इंटू दिस B22। अब इनका जो सम है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो सम कर लीजिए। सम करेंगे ए बी प्लस बी ए -B11 -B11, सो -2B11 हो गया, देन -B12 और +B12 0 हो गया,
माइनस B21 प्लस B21 जीरो हो गया, B22 B22 ये किसके बराबर है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास कि B11 एक जीरो मैट्रिक्स है और B22 भी एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स जो थी ये 2x2 की, ये वाली भी जीरो मैट्रिक्स है, ये वाली भी जीरो मैट्रिक्स है। तो कौन सी पोजीशन हमारे पास आर्बिट्रेरी बची, ये B12 कुछ भी हो सकती थी, ये B21 कुछ भी हो सकती थी। इसमें ये क्या थी, 2x2 की, कितने प्लेसेस है, 4 आर्बिट्रेरी प्लेसेस है। ये भी क्या थी, 2x2 की, यहाँ पर भी कितने आर्बिट्रेरी प्लेसेस है, 4 आर्बिट्रेरी प्लेसेस है। तो कितने हो गए टोटल, 8 आर्बिट्रेरी प्लेसेस हो गए। तो 8 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी हमें क्या बोल रही है कि हमने बी इकट्ठी की है 4x4 की मैट्रिसेस सच दैट ए बी माइनस बी ए जो है वो जीरो के बराबर है, इज एन 8 डायमेंशनल सी वेक्टर स्पेस बनेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जीरो जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स जा रही है, हाँ जा रही है, ठीक है। देन हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा वेक्टर स्पेस बनने के लिए क्या सब स्पेस टेस्ट लगाएंगे, वो चला हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले वाले में किया था। अब बच गया डायमेंशन निकालना। तो सेम ए बी और बी ए तो निकाल चुके हैं हम, ठीक है। हमें क्या करना है, अब ए बी माइनस बी ए करना है। तो ए बी माइनस बी ए क्या आएगा बताओ, तो -B11 प्लस B11 हो जाएगा, राइट, जीरो, -B12 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 2B12, B21 प्लस B21 हो जाएगा 2B21 और B22 माइनस B22 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर दिया है, नल मैट्रिक्स के बराबर दिया है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि B12 जीरो नल मैट्रिक्स हो गई, B21 नल मैट्रिक्स हो गई। अब इस केस में क्या आ गया, ये नल मैट्रिक्स है और ये नल मैट्रिक्स है, और ये दोनों क्या आ जाएंगे, आर्बिट्रेरी मैट्रिसेस हो जाएंगे। तो अगेन हमारे पास कितने आर्बिट्रेरी प्लेसेस हो गए, 8 आर्बिट्रेरी प्लेसेस हो गए। ठीक है, तो अगेन इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू M4 सी 4x4 की मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ हमारे पास एक एग्जिस्ट करेगी सच दैट ए बी प्लस बी ए जीरो हो और बी स्क्वायर आइडेंटिटी हो, मतलब एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हमारे पास हो जिसका ट्रेस बी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, एग्जिस्टेंस बतानी है। तो मुझे एक मैट्रिक्स बनाकर दिखानी होगी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। तो ए बी प्लस बी ए जब हमने किया था तो क्या आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास B11 और B22 क्या आई थी, जीरो मैट्रिक्स आई थी, और B12 और B21 जो थी वो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स थी। तो इनकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, ऐसा कि बी स्क्वायर क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। बी स्क्वायर कैसे क्या बनेगा, वैसे बी स्क्वायर करेंगे तो इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी बी स्क्वायर 1 इस केस के लिए ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो के लिए हम बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। पहले क्या बन रही है हमारी, B11 जीरो आ रहा है, मतलब ये जीरो, यहाँ पर B12 आ रहा है और यहाँ पर B21 आ रहा है, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स आ रही है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस यानी B12 B21, दिस इंटू दिस जीरो हो गया, दिस इंटू दिस जीरो हो गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया B12 इंटू B21, B21 इंटू B1। ठीक है, बी स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, तो इसको आइडेंटिटी के बराबर रख दीजिए। आइडेंटिटी में यहाँ पर भी 2x2 की आइडेंटिटी होगी, जीरो जीरो, यहाँ पर भी 2x2 की आइडेंटिटी होगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया B12 B21 क्रॉस प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करें दोनों मैट्रिसेस को, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होने चाहिए। और अगर मैं ट्रेस ऑफ बी की बात करूँ तो वो तो जीरो आ ही रहा है, ट्रेस तो जीरो ही आएगा। ठीक है, उसके लिए दिक्कत है, ये तो बस मुझे ये चीज़ सेटिस्फाई करानी है कि स्क्वायर करूँ तो आइडेंटिटी आना चाहिए।
तो क्या करूँ, इसको भी आइडेंटिटी ले लो, इसको भी आइडेंटिटी ले लो। ठीक है, ये भी 2x2 की आइडेंटिटी, 2x2 की आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगा, यहाँ पर भी आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जिस्ट कर गई, हाँ कर गई। ठीक है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बोला है कि इफ बी बिलोंग्स टू 4x4 मैट्रिक्स है हमारे पास, बी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ, सच दैट ए बी प्लस बी ए 0 है, देन बी जो है वो डायगनलाइजेबल हो जाएगा। बी डायगनलाइजेबल होगा, ये कंडीशन होगी। तो ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन में हमारे पास बी की आर्बिट्रेरी फॉर्म ये आई थी। अब इसमें मैं B12 को अगर आइडेंटिटी और B21 को 0 मैट्रिक्स रखूं तो ये क्या बन जाएगी, एक नीलपोटेंट ब्लॉक बन गया। क्या है ये, 0 0 0 0 और 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1। ये क्या है, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या ये डायगनलाइजेबल है, नहीं है, राइट। तो क्या हमेशा ऐसी जो मैट्रिक्स होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी वो डायगनलाइजेबल हो जाएंगी, नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल आर वेक्टर स्पेस एंड टी, हमें वी से भी एक लीनियर ऑपरेटर दिया है सच दैट टी स्क्वायर डायगनलाइजेबल है आर पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरीली ट्रू, हमें बताना है। अब हमें बोला है कि टी स्क्वायर डायगनलाइजेबल है। टी स्क्वायर डायगनलाइजेबल बोला है, कहां पर बोला है, आर पर बोला है। इसका मतलब क्या है कि टी स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज है सबसे पहले वो कहाँ पर बिलोंग कर रही होंगी, आर में बिलोंग कर रही होंगी, और उसके पास आइगन वेक्टर्स मिल रहे होंगे सच दैट वो क्या बना रहे होंगे, बेसिस बना रहे होंगे वी का। ठीक है, लेकिन अगर हमें बोला है कि टी स्क्वायर इज डायगनलाइजेबल, तो हम टी के बारे में क्या बोल सकते हैं, डायगोनलाइजेबल, देन टी के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या टी हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा या टी कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, टी डायगोनलाइजेबल भी हो सकता है और टी नॉट डायगोनलाइजेबल भी हो सकता है। ठीक है, टी डायगोनलाइजेबल अगर हुआ, टी डायगोनलाइजेबल है तो टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। देखो, टी डायगोनलाइजेबल है तो टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल होगा, हमेशा होगा। लेकिन टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है तो क्या टी डायगोनलाइजेबल होगा, ये कंपलसरी नहीं है, गारंटीड नहीं है। टी डायगोनलाइजेबल भी हो सकता है और टी नॉट डायगोनलाइजेबल भी हो सकता है। यहाँ पर हम जो हमारी फील्ड है वो क्या लेकर चल रहे हैं, आर लेकर चल रही है। ठीक है, सपोज टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है और हमें पता है कि टी भी डायगोनलाइजेबल है, तो क्या रिलेशन होगा इनकी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स में, या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में क्या कुछ रिलेशन होगा। अगर टी डायगोनलाइजेबल है तो उसकी आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो टी स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर बनेगी। अब हम बोल रहे हैं कि टी डायगोनलाइजेबल है तो फील्ड तो सेम रहेगी, फील्ड क्या है, आर है। टी डायगोनलाइजेबल है मतलब इसकी जो आइगन वैल्यूज है ये कहाँ से जा रही होंगी, रियल में बिलोंग कर रही होंगी। तो लैम्डा स्क्वायर रियल में, रियल नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस केस में जो टी स्क्वायर है इसकी आइगन वैल्यूज क्या रही होंगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेंगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, और लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा वही टी स्क्वायर के लिए लैम्डा स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, डायगनलाइजेबल है मतलब एक डायगनल मैट्रिक्स से सिमिलर हो रहा होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 यहाँ पर रखें, लैम्डा एन तक। ठीक है, तो टी स्क्वायर की क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर किसके सिमिलर हो जाएगा, लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर, डायगनल एंट्रीज का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आइगन वेक्टर सेम काम कर जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि टी नॉट डायगोनलाइजेबल है, ये क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल हुआ ये, टी स्क्वायर के डायगोनलाइजेबल होने के बाद बावजूद टी नॉट डायगोनलाइजेबल कैसे पॉसिबल हुआ।
कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे, देखो टी स्क्वायर अगर डायगोनलाइजेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स से सिमेट्रिक रख सकते हैं, मतलब टी स्क्वायर आ जाएगा पीडीपी इनवर्स। ठीक है, तो टी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर दीजिए पी डी पी इनवर्स की पावर 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा पी, ये डी 1/2 पी इनवर्स, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, क्या दिक्कत है, दिक्कत है क्योंकि इन्होंने बोला कि टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है। अब ये तो कंफर्म नहीं किया कि उसके आइगन वैल्यूज क्या है। अगर आइगन वैल्यूज उसकी नेगेटिव हुई, ये सपोज इस डायगोनल मैट्रिक्स में कोई नेगेटिव एंट्री हुई, तो उसका तो स्क्वायर रूट रियल नंबर आएगा ही नहीं, उसका स्क्वायर रूट तो यहाँ पर जाएगा ही नहीं, है ना, उसका स्क्वायर रूट तो रियल फील्ड में जाएगा ही नहीं। तो हमारे पास क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो क्या है, रियल नंबर्स की है। इसलिए यहाँ पर टी नॉट डायगोनलाइजेबल का केस हमारे पास आ रहा है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि टी स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या हों, नेगेटिव हों, और उनका जब हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग टी की आइगन वैल्यूज देखना चाहें तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में जा रही है और हमारी फील्ड यहाँ पर क्या है, रियल है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को कहाँ स्प्लिट होना पड़ेगा, रियल फील्ड पर स्प्लिट होना पड़ेगा। ठीक है, रियल रूट्स होने चाहिए। तो क्या केस हो सकता है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज हों वो रियल ना हो, आइगन वैल्यूज आर नॉट रियल। ठीक है, आइगन वैल्यूज रियल नहीं है तो मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या कुछ भी जनरल फॉर्म क्या होगी उनकी, कुछ भी हो सकती है क्या, ए प्लस एल्फा प्लस आई बीटा लिख सकती हूँ मैं, आइगन वैल्यूज एल्फा प्लस आई बीटा टाइप की होंगी, क्या ये लिख सकती हूँ। अब इसको ऐसे सोचिए ना, सपोज अल्फा प्लस आई बीटा टाइप की इसकी क्या बन रही है, इस टी की क्या बन रही है, आइगन वैल्यूज बन रही है। तो इसका स्क्वायर करूं तो वो किसके आइगन वैल्यू बनेंगे, टी स्क्वायर की आइगन वैल्यू बनेगी। और टी स्क्वायर जो है वो डायगोनलाइजेबल है, कहाँ पर, कहाँ पर, रियल के फील्ड पर, मतलब इसकी सारी आइगन वैल्यूज कहाँ जा रही होंगी, रियल में जा रही होंगी। आइगन वैल्यूज ऑफ टी स्क्वायर कहाँ बिलोंग कर रही होंगी, रियल में बिलोंग कर रही होंगी। मतलब ये स्क्वायर जो है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, रियल फील्ड में जाना चाहिए। इसका मतलब स्क्वायर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आई किसके बराबर होना चाहिए, प्योरली क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इसका मतलब ये जो पार्ट है 2 अल्फा बीटा, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब अल्फा जीरो हो या फिर बीटा जीरो हो। अगर बीटा जीरो हो गया तो ये तो हमने देखा, ये तो रियल आइगन वैल्यू बन जाएगी, तो टी डायगोनलाइजेबल हो जाना चाहिए था। हम क्या केस लेकर चल रहे कि आइगन वैल्यू रियल नहीं है, तो ये वाला केस हटा दो, ये बचा अल्फा जीरो हो जाए तो हमारे पास क्या है, प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आइगन वैल्यूज अगर रियल नहीं है तो उस केस में हमारे पास क्या केस बन रहा है कि प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज है। ठीक है, जब प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज है, मतलब किस टाइप के, बीटा आयोटा, बीटा आई टाइप की है, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, वो टी स्क्वायर की आइगन वैल्यूज बनेंगी। क्या आएगा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और आई का स्क्वायर -1। तो क्या आ रही है, नेगेटिव रियल नंबर आ रही है ना। ठीक है, अच्छा क्या कोई और केस भी हो सकता है कि जिसमें टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल हो जाए, टी डायगोनलाइजेबल ना हो। हाँ हो सकता है, कौन सा, निलपोटेंट ब्लॉक। देखो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 इंडेक्स की, स्क्वायर करें तो क्या हो जा रही है, जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल हो जाएंगी। बट हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर हम देखें तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। तो हमारे पास ऐसा भी केस हो सकता है कि आइगन वैल्यूज रियल ही हो, क्योंकि निलपोटेंट ये क्या होती है, जीरो ही होती है, रियल ही हो, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल हो बट टी डायगोनलाइजेबल ना हो। तो ये वाला केस देखते हैं कि आइगन वैल्यू रियल ही है, आइगन वैल्यूज आर रियल। फिर क्या केस है कि वो डायगोनलाइजेबल ना हो, ऐसा हो सकता है कि
टी जो है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है, मतलब नीलपोट जॉर्डन ब्लॉक आ रहा होगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तो निकाल सकते हैं, हाँ जॉर्डन ब्लॉक आ रहा होगा। तो जब जॉर्डन ब्लॉक आ रहा होगा इसका मतलब क्या हुआ, क्या अगर नॉन जीरो आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक आ रहा है, मान लीजिए 1 1 1, ये जॉर्डन ब्लॉक आ रहा है मेरे पास टी की जब मैट्रिक्स जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जब मैं निकालती हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाए, मेरे पास आइगन वेक्टर की संख्या बढ़ जाए कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 1 1 2 ही बनेगा। ठीक है, तो आइगन वेक्टर बढ़ेगा नहीं अगर हमारे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू है। तो हमें क्या पता चल गया, एक तो ये कब हो सकता है, जब आइगन वैल्यू जीरो हो, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आइगन वेक्टर जब हम स्क्वायर करते हैं या पावर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक तो क्या होना पड़ेगा, एक जॉर्डन ब्लॉक होना पड़ेगा किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जीरो आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन अब वो कितने साइज का हो सकता है, क्या दो से ज्यादा साइज का हो सकता है, तीन का हो सकता है, चार का हो सकता है, 4 क्रॉस 4 का जॉर्डन ब्लॉक हो सकता है जीरो आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ना, सपोज 3 क्रॉस 3 का हो गया तो इसका इंडेक्स क्या बन जाएगा, इंडेक्स बताइए, इसका इंडेक्स क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, राइट। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 1 आएगा, और फिर इसका एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 बनेगा, इसका इंडेक्स क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। लेकिन हमारा क्या है कि टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल हो जा रहा है, मतलब स्क्वायर करने पर ही हमारी जीरो मैट्रिक्स बन जानी चाहिए। तो यानी कि 2 इंडेक्स का निलपोटेंट ब्लॉक ही ऐड कर सकती हूँ, मतलब कि 2 क्रॉस 2 का ही जीरो के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक जॉर्डन ब्लॉक प्रेजेंट होगा टी में। मतलब एक ब्लॉक मैक्सिमम 2 क्रॉस 2 का ही हो सकता है, और भी हो सकते हैं, एक और मैंने अगर ऐड कर दिया 0 0 1। ठीक है, साइज पर डिपेंड करेगा कितने ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो साइज है वो 2 क्रॉस 2 ही हो सकता है। ठीक है, तो डायगोनलाइजेबिलिटी और नॉट डायगोनलाइजेबिलिटी के केसेस देख लिए। अब हम देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या बोली हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इफ टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, टी जो है डायगोनलाइजेबल नहीं है ओवर आर, तो दो केसेस है, आइगन वैल्यूज रियल हैं तो जीरो होगी, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आइगन वैल्यूज रियल नहीं है, मतलब उसके पास प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज रही होंगी, तो उस केस में हमारे पास क्या रहे होंगे, टी स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर डायगोनलाइजेबल नहीं है तो टी स्क्वायर हैज एन आइगन वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि टी के पास अगर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है सारी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जब पावर बढ़ाएं टी से मल्टीप्लाई करें तो आइगन वेक्टर्स बढ़ जाएं, तो जीरो आइगन वैल्यू होनी पड़ेगी किसके लिए, कि टी डायगोनलाइजेबल ना हो और टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल हो, क्योंकि जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक मिलना चाहिए हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में। तो इस केस में तो क्या है कि एक जीरो आइगन वैल्यू कंपलसरी होनी चाहिए, और इस केस में क्या है, ये केस कब बनेगा, जब हमारे पास प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यू हो। इस केस में टी के पास क्या है, जीरो आइगन वैल्यू, तो टी स्क्वायर के पास भी एक जीरो आइगन वैल्यू, जीरो का स्क्वायर जीरो आइगन वैल्यू रहेगी। इस केस में टी के पास क्या है, प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यू, तो इस केस में टी स्क्वायर के पास क्या होंगी, नेगेटिव आइगन वैल्यूज होंगी। तो अगर टी डायगोनलाइजेबल नहीं है तो क्या केस हो सकते हैं, कि हमेशा टी स्क्वायर के पास लेस देन इक्वल्स टू जीरो एक आइगन वैल्यू रहेगी, तभी ये पॉसिबल है कि टी डायगोनलाइजेबल आर पर ना हो। समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। आगे बोला है कि इफ टी स्क्वायर हैज ओनली नेगेटिव आइगन वैल्यूज, टी स्क्वायर के पास सिर्फ नेगेटिव आइगन वैल्यूज हैं। कब आ रही थी नेगेटिव आइगन वैल्यूज, जब टी के पास क्या थी, प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज थी। तो ये वाला केस बन रहा है इसमें, ये वाला। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ये, इफ टी स्क्वायर हैज ओनली नेगेटिव आइगन वैल्यूज देन डायमेंशन ऑफ वी इज एन इवन इंटीजर। इसने बोला कि टी स्क्वायर की सारी जो आइगन वैल्यूज हैं वो सारी ही नेगेटिव हैं। इसका मतलब क्या है कि उसकी टी की सारी ही जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या आ रही होंगी, प्योरली इमेजिनरी आ रही होंगी। अब टी जो मैट्रिक्स है वो कहाँ बनाई थी हमने, रियल फील्ड पर बनाई थी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या रहेगी, रियल रहेगी।
बिल्कुल रियल रहेगी। तो रियल पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो उसके जब रूट्स निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जब आते हैं तो वो क्या आते हैं, पेयर में आते हैं, राइट। राइट। तो जो ये इमेजिनरी रूट्स आएंगे ये किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। और हमने बोला कि सारी आइगन वैल्यूज ही कॉम्प्लेक्स है, तो सारी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, पेयर में, पेयर बनाकर ही आ सकती हैं। तो वी का डायमेंशन क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर ओड हुआ तो एक रियल आइगन वैल्यू आएगी, और एक रियल आइगन वैल्यू आएगी तो टी स्क्वायर की एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू आएगी। लेकिन इसने बोला कि टी स्क्वायर की सारी आइगन वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होना पड़ेगा कि डायमेंशन ऑफ वी क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। ये बात ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये चीज क्लियर हुई कि अगर डायमेंशन ओड हुआ, डायमेंशन ओड हुआ मतलब ओड डिग्री का हमारे पास क्या बनेगा, पॉलिनोमियल। उसके पास एक रियल रूट तो होगा, और जैसे ही रियल रूट आया उसका स्क्वायर क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब टी स्क्वायर के पास एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर बोला कि टी स्क्वायर के पास सिर्फ नेगेटिव आइगन वैल्यूज है, तो ओड हमारा इंटीजर डायमेंशन नहीं हो सकता, इवन आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, पेयर में आएंगे। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इफ टी स्क्वायर हैज ओनली नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज, नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब क्या हो गया, ये वाला केस नहीं हो सकता, ये केस नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज देन टी इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, तो टी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, नहीं, ये वाला केस बचा तो है, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट बोला है फोर्थ स्टेटमेंट, फॉर ईच नॉन जीरो वी बिलोंग्स टू वी, वी टी स्क्वायर वी इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं। सपोज ए वी प्लस बी टी वी प्लस सी टी स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू जीरो, ये हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं, इज इक्वल्स टू जीरो। अगर ये है, ऐसा है, और ए बी सी नॉन जीरो है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा हमारे पास, कितनी डिग्री का, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाएगा फॉर ईच नॉन जीरो वी। तो वी बाहर ले सकते हैं, तो ए आइडेंटिटी प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर वी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर जो क्या है, वो क्या है, एक एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन रहा है, किसके लिए, टी के लिए, तभी ऐसा होगा। हाँ जी, ठीक है। तो आप बताओ कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ है कि टी एक लीनियर ऑपरेटर और टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है आर पर, देन उसका एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल 2 डिग्री का एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल हमेशा हमें मिल जाएगा। बताओ, कंसीडर कीजिए, हमारे पास 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ये टी है, तो टी स्क्वायर क्या बनेगा, टी डायगोनलाइजेबल, तो टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। वी फाइनाइट डायमेंशन है, टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल, हाँ जी है। अब बताइए कि किसी भी नॉन जीरो वी के लिए वी टी वी और टी स्क्वायर वी लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे या लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे, कैसे बताएंगे। लीनियरली डिपेंडेंट होंगे मतलब हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा सच दैट दिस इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या रहा है कि ये जो ऑपरेटर हर एक वी को क्या भेज रहा है, जीरो पर, नॉन जीरो वी को क्या भेज रहा है, जीरो पर भेज रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑपरेटर इटसेल्फ क्या है, एक जीरो ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन गया, किसके लिए, टी के लिए। मतलब ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर क्या है, एक एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल है फॉर टी। तो अगर हम ये दिखा दें कि ये जो टी हमने बनाया है, जो जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल ही 3 डिग्री का है। अगर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल ही 3 डिग्री का है, तो क्या कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इसका एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल हो सकता है, नहीं बन सकता। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो क्या इसका मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्या बनेगा, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। ठीक है, यही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, 3 डिग्री का है।
तो क्या कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इसका मिनिमल पॉलिनोमियल सॉरी एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल हो सकता है? नहीं। एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमल पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना चाहिए। तो एटलीस्ट इसके एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल की बात करें तो एटलीस्ट 3 डिग्री का तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इज लीनियरली डिपेंडेंट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा? नहीं, हमें एक एग्जाम्पल मिल गया जिसमें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इससे कम डिग्री का कोई भी एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता 3 डिग्री से कम का इसका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्लियर है? ये तो हमने 3 डायमेंशन में लिया। 4 डायमेंशन का ले लिए इसने, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, कोई फाइनाइट डायमेंशन बोला है सर। 5 डायमेंशन का भी हो सकता है, क्या उसके लिए हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो हर एक के लिए हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि let V be a 4-dimensional complex vector space and A linear operator on V. Which of the following statement are necessarily true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो necessarily true है? अच्छा, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नॉन जीरो वी बिलोंग्स टू वी सच दैट ए वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी। वी हमारा क्या है? एक 4 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। तो अगर हम ए की बात करें तो वो क्या है? वी से लेकर वी पर एक लीनियर ऑपरेटर है और इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री क्या बनेगी? 4 बनेगी। एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसके कोएफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं। तो हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, क्या कहते हैं कि इसके पास एटलीस्ट एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास क्या होगा? एक एटलीस्ट वन क्या मिल जाएगा? रूट मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? कॉम्प्लेक्स इंटीजर में। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कहाँ मिल जाएगा? कॉम्प्लेक्स फील्ड में एक रूट एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब एक आइगन वैल्यू मिल गई। अब आइगन वैल्यू मिली है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स की फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। ये वो आइगन वैल्यू बन जाएगी, ये वो आइगन वेक्टर बन जाएगा सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू लैम्डा बी। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट लैम्डा एंड म्यू बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी सच दैट ए वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी एंड ए डब्ल्यू इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू। अब हम एक रूट तो कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन दो डिस्टिंक्ट रूट्स क्या कंफर्म कर सकते हैं? दो आइगन वैल्यूज मिलेंगी जिनके कॉरस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, नहीं कंफर्म कर सकते। नाउ सपोज हम मान ले कि ये दोनों आइगन वैल्यू बराबर भी हैं, तो क्या हमें दो आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे? क्या हम ये कंफर्म बोल सकते हैं कि हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे दो आइगन वेक्टर मिल जाएंगे? ये भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, है ना। हो सकता है कि हमारे पास जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बने उसमें पूरा ब्लॉक बन जाए, 4 है ना, ऐसा ब्लॉक बन जाए 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर आई आई एक ही आइगन वेक्टर मिला मुझे। ठीक है, तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाए, ये हम कंफर्म नहीं कह पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि देयर एग्जिस्ट लैम्डा म्यू एंड डेल्टा बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लेक्स फील्ड and a linear independent vectors v and w belongs to v such that av is equals to lambda v। एक लैम्डा एग्जिस्ट कर जाएगा आइगन वैल्यू, हाँ जी कर जाएगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। ए वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। एंड क्या बोला इन्होंने? ए डब्ल्यू किसके बराबर हो? म्यू वी प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर फील्ड हमारी क्या है? कॉम्प्लेक्स की है। तो कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसके बारे में हम क्या कंफर्म कर सकते हैं कि उसके जो सारे रूट्स हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सी एक्स पर जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा, इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही जाएंगे। बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स क्या होती है? कि अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड होती है। हाँ जी होती है। इसके रूट्स जो है वो सारे इसी में जाएंगे, मतलब कि
जो हमारी मैट्रिक्स होगी ए के कॉरस्पॉन्डिंग, वो ट्रायंगुलराइजेबल हो जाएगी। देखो, एक मैट्रिक्स के ट्रायंगुलराइजेबल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सारी आइगन वैल्यूज हमारी फील्ड में जानी चाहिए। ट्रायंगुलराइजेबल होने के लिए सिर्फ इतनी कंडीशन काफ़ी है। ट्रायंगुलराइजेबल मतलब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए इतनी कंडीशन काफ़ी है कि उसकी सारी आइगन वैल्यूज फील्ड में जा रही हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर किसी भी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलराइजेबल किया जा सकता है और कॉम्प्लेक्स की फील्ड पर हर एक मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मिल जाती है। रियल पर हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी अभी देखा, अगर इमेजिनरी आइगन वैल्यूज हैं उसकी, तो हम उसको ट्रायंगुलराइज नहीं कर पाएंगे। वो 2x2 की मैट्रिक्स हमें एज इट इज रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो रियल नंबर पर हमेशा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट करे ये हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हमेशा एग्जिस्ट करती है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को क्या किया जा सकता है, ट्रायंगुलराइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके आइगन वैल्यूज कहाँ जा रही हैं, हमारी फील्ड में जा रही होंगी। ट्रायंगुलराइजेबल है तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी एक बेसिस मिल जाएगी जो उसको ट्रायंगुलराइज कर रही होगी। वो बेसिस हो सकता है कि उसमें आइगन वेक्टर्स हों एंड देन जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर्स हमने इन्वॉल्व किए हों। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। नाउ V1 V2 V3 ऐसे करके हमारे पास मान लीजिए वो क्या बन रही है, बेसिस बन रही है। 4 ही बनेंगे। ठीक है, 4 डायमेंशन का है। अब क्या देखो, हो सकता है कि V1 और V2 जो है वो एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हो, लेकिन दूसरी एग्जिस्ट ही करे, हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन जनरल आपको पहले एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर सपोज V1 और V2 एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो लैम्डा और लैम्डा एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, ये जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर है। ठीक है, V3 और V4 दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, सपोज म्यू म्यू 1। V3 आइगन वेक्टर है और V4 जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि A ऑफ V1 क्या आ रहा होगा, लैम्डा V1 आ रहा होगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर है, राइट। लैम्डा इंटू V1 आ रहा होगा। A ऑफ V2 क्या आ रहा होगा, A ऑफ V2 आ रहा होगा V1 प्लस लैम्डा V2। ठीक है, ठीक बात है। और A ऑफ V3 क्या आ रहा होगा, म्यू V3। और A ऑफ V4 क्या हो रहा होगा, V3 प्लस म्यू V4। अब ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे पास 3x3 का जॉर्डन ब्लॉक था लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर एक और लगा दीजिए 1 0। अब अगर ऐसा है हमारे पास और ये अलग है, तो इस केस में ये तो हो गया। अब A V3 क्या आ जाएगा हमारे पास, A V3 क्या आ जाएगा हमारे पास, V2 प्लस लैम्डा V3। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि A W को, या फिर A V1 V2 V3 ऐसे जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स जो बेसिस बना रहे हैं, उनको क्या लिख पा रहे हैं हम, उनसे पहले जो वेक्टर्स आए हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। राइट 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 राइट। सो वही चीज इन्होंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। अब हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि आइगन वेक्टर बने या आइगन, ठीक है, एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, एक कंफर्म कर सकते हैं, एक आइगन वैल्यू कंफर्म कर सकते हैं और उस एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर कंफर्म कर सकते हैं, बाकी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म कर सकते हैं कि ट्रायंगुलराइज करने के लिए हमारे पास एक बेसिस एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, इसी बेसिस से हम V और W ले सकते हैं। ठीक है, और A V लैम्डा V होगा और A W जो होगा वो क्या होगा, इस V के और इस W के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा होगा। इस तरह जनरलाइज्ड जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वहां से हमने ये रिलेशन निकालने की कोशिश की है। ठीक है, ट्रायंगुलराइजेबिलिटी ओवर C से हमारे पास ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा।
नेक्स्ट बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ थ्री डायमेंशनल सबस्पेस W सच दैट ए डब्ल्यू बिलोंग्स टू W फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W, मतलब हमारे पास एक थ्री डायमेंशन का ए इनवेरिएंट सबस्पेस एग्जिस्ट कर जाएगा। हाँ कर जाएगा, ये हम हमेशा बना पाएंगे। सपोज हमारे पास एक ही आइगन वैल्यू है और हमारे पास एक निलपोटेंट ब्लॉक आ गया है 4x4 का, जॉर्डन ब्लॉक आ गया है, तो कैसे बनाएंगे? आइगन वेक्टर्स की हेल्प से बना लेंगे, चेन में उठाना है। अगर हमारे पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रही हैं तो हम डिफरेंट आइगन वैल्यूज डायरेक्ट सम बना सकते हैं आइगन स्पेसेस का, वहां से बना सकते हैं, थ्री डायमेंशनल का सब हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। हमेशा जो 1 से लेकर n तक, यहाँ पर 4 तक हमारे पास सारे ए इनवेरिएंट, सारे डायमेंशन के ए इनवेरिएंट सब स्पेसेस मिल जाएंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। लेट ए बी अ नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्रीज। सारी एंट्रीज क्या है? इंटीजर की हैं। तो 3x3 की मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बनेगी? 3 बनेगी। और सारे जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर होंगे, राइट। लेट लैम्डा आई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स बी ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ये जो लैम्डा आइज हैं ये क्या बन रही है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की रूट्स बन रही है, जीरोस बन रही है, और ये क्या बनेंगी? ए की आइगन वैल्यूज बन रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी लैम्डा आई जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, बट ये इसकी आइगन वैल्यूज बन रही हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरीली ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरीली ट्रू होगी? There exists a cubic polynomial f of x belongs to qx. Qx मतलब coefficients are coming from rationals such that f lambda I is equals to 0 for all I from 1 to 3. क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये पूछा है इन्होंने कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। कि एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा कहाँ से? जिसके कोएफिशिएंट्स हमारे रेशनल से आएंगे सच दैट जो लैम्डा इज है वो क्या बन जाए? उसकी 0 बन जाए। तो कौन सा पॉलिनोमियल है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ए का क्या निकाल लीजिए? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिए। क्या बनेगा? 3 डिग्री का बनेगा। हाँ बनेगा। सारे कोएफिशिएंट क्या आएंगे? इंटीजर से आ रहे हैं तो वो रेशनल भी होते हैं, राइट। तो हमारे क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल आ गया, कहाँ से बिलोंग कर रहा है? क्यू एक्स से बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, और सारे आइगन वैल्यूज उसके क्या बनेंगे? जीरोस बन जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। आगे बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x belongs to qx such that f of lambda is equals to 0 for all I from 1 to 3। क्या बोल रहा है कि हमारे पास हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी एग्जिस्ट कर जाएगा। बताओ कर जाएगा क्या? कब करेगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट, और कब नहीं करेगा? एग्जाम्पल बता सकते हो इसका? देखो, सपोज हमारे पास ए क्या है? ये है। इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा x-1 x-2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया सच दैट लैम्डा इज क्या है? लैम्डा 1 भी 1 है, लैम्डा 2 भी 1 है, और लैम्डा 3 क्या है? 2 है। सारी लैम्डा आइज इसमें अगर मैं रखूंगी तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सारी इसकी जीरोज हैं, हाँ जी जीरोज हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ जी है। पर क्या ये हमेशा होगा? नहीं, ये हम नहीं कह सकते। जैसे कि सपोज हम ले लेते हैं 1 2 3। इस केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? x-1 x-2 x-3। हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगा? यही बनेगा। ये तो 3 डिग्री का है। क्या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है जिसमें 1 2 3 ये तीनों उसकी जीरोस बन जाएं और हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कहाँ से आ रहा हो? क्यू एक्स से बिलोंग करता हो? नहीं कर पाएगा। ठीक है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हर एक केस के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर ही जाएगा सच दैट एफ ऑफ लैम्डाई जो है वो हमारा क्या बन जाए? उस सारी लैम्डाइज उसकी क्या बन जाए? आइगन वैल्यूज उसकी बन जाए 0 बन जाए। ठीक है,
थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स सच दैट एफ ऑफ लैम्डा इज जीरो फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to 3 देन एफ ऑफ ए इज जीरो। क्या बोल रहा है ये कि ऐसा अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है क्यू एक्स से सच दैट सारी आइगन वैल्यूज उसकी जीरोज हैं, देन वो एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा मैट्रिक्स ए के लिए। कोई भी पॉलिनोमियल एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल कब बनेगा? जब उसका मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करे। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। नाउ सपोज हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 0 0 0 0 0। इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगा? x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2। ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है कोरिस्पॉन्डिंग टू 1। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या ले लेती हूँ, इन्होंने बोला कि एक पॉलिनोमियल है जिसके लैम्डा ही जीरो बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, ये एक पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स से बिलोंग कर रहा है। सारे लैम्डाइज जो हैं इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 1 और 2। सारी लैम्डाइज क्या कर रही है, इसको इसकी जीरोस बन रही हैं, हाँ बन रही है, सारी इसको जीरो कर रही हैं। बट क्या ये एक एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा इस मैट्रिक्स का? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है मैट्रिक्स का, ये इसको डिवाइड कर ही नहीं रहा है, तो ये एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बनने के लिए जो फैक्टर्स है, उनकी जो डिग्री है, उनकी जो पावर है, वो एटलीस्ट जो मिनिमल में पावर है उतनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, पावर उससे कम हुई तो वो एनिलिएटिंग नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी आइगन वैल्यूज उसकी जीरोस बन सकती हैं। राइट, एग्जाम्पल देखा अभी हमने, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। अगला बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स क्यू एक्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अच्छा, सच दैट एफ ऑफ लैम्डा आई जीरो है फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to 3 देन एफ ऑफ ए जीरो बन जाए। अब इसने बोला कि भाई कुछ कोई भी पॉलिनोमियल ले रहे थे, चलो तुमने एग्जाम्पल ढूंढ लिया ऐसा कि ये तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया जिसकी जीरोस बन रही थी, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरे पास जिसमें आइगन वैल्यूज उसकी क्या बन रही है, जीरोस बन रही हैं। तो क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि हमेशा एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा ए का? नहीं। देखो, इसी में बात करते हैं। ये हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये एनिलिएटिंग सॉरी, ये हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल है। ये अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा या फिर ये उसका फैक्टर बन रहा है तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाता है, एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा। मतलब एफ ऑफ ए क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये एग्जाम्पल लिया था, ये कैसा लिया था, ये इस तरह लिया था कि सारी जो आइगन वैल्यूज जो थी वो इसकी जीरोस बन रही थी, लेकिन फिर भी ए इसका ए ए इसमें अगर हम रखेंगे तो वो नल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो इसमें एक और फैक्टर कुछ अलग से मैं ऐड कर देती हूँ। एक्स ऐड कर दिया, मान लीजिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, एक्स की 3 डिग्री आ गई, 3 पावर आ गई। अब बताओ, सारी आइगन वैल्यू जीरो है? बिल्कुल है। क्यूबिक है? बिल्कुल है। क्या अब ए अगर हम इसमें रखें तो क्या अब जीरो दे देगा? ये एफ ऑफ ए जीरो बन जाएगा, ए इसका जीरो बन जाएगा या नहीं बनेगा? बताओ, ये एक एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन गया कि नहीं? नहीं बना, क्योंकि मिनिमल अभी भी तो डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, नेसेसरीली ट्रू नहीं है। केस ऐसा बन सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लैम्डाइज उसकी जीरो बन रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वो हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड कर जाए, मिनिमल पॉलिनोमियल उसका फैक्टर बन जाए, तो उस केस में वो एनिलिएटिंग बन जाए। बट ये भी एक केस है कि वो एनिलिएटिंग ना बने। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आपको समझ आए कि कब हम बोलते हैं कि वो एक एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा। डिग्री से आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मिनिमल उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होना ही चाहिए, तभी वो एक एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन सकता है।
अब ये कौन कौन बोलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक बनना चाहिए फैक्टर? कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर बनना जरूरी नहीं है, मिनिमल फैक्टर बनना जरूरी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी इसीलिए एनिलिएट कर पाता है क्योंकि मिनिमल उसका फैक्टर होता है। ठीक है ना, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स, अगर हम मिनिमल पॉलिनोमियल लेकर चल रहे हैं तो किसी भी पॉलिनोमियल जिसको एफ ऑफ एक्स डिवाइड कर रहा है या एफ ऑफ एक्स फैक्टर बन रहा है तो वो क्या बन जाता है? एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाता है। किसका? मैट्रिक्स के लिए, ए के लिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। इसमें बोल रहा है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 कंसिडर द स्पेस एम एन सी एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। उनके ऊपर हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है इस तरह से, ट्रेस ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, फॉर के लाइंग बिटवीन 0 टू एन लेट डब्ल्यू के हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? सारी मेट्रिसेस हमने इकट्ठी की है एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मेट्रिसेस सच दैट जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, इनर प्रोडक्ट किसके साथ लिया? बी के साथ लिया। और बी के बारे में हमें क्या बोला है कि फॉर ऑल बी, वो सारे बी सच दैट उनकी रैंक क्या होनी चाहिए? के। मतलब सबसे पहले तो हमने वो सारे बी इकट्ठे किए जिनकी रैंक क्या है? के। उनके साथ ए का, इसके हर एक एलिमेंट के साथ ए का इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। वो ए हमने इकट्ठे किए हैं इस डब्ल्यू के में। ठीक है, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरीली ट्रू? अच्छा, सबसे पहले हमें पूछा W0। W0 मतलब के की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? रैंक 0। रैंक 0 मतलब बी क्या हो गई? 0 मैट्रिक्स। बी 0 मैट्रिक्स है तो ए कुछ भी लो, पूरा एमएनसी ले लिया मैंने। ए स्टार बी क्या बनेगा? 0 ही तो बनेगा। अगर बी 0 मैट्रिक्स हो गया तो ए स्टार बी 0 मैट्रिक्स ही बनेगा, तो ट्रेस क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। तो इस केस में पूरा एमएनसी जो है वो हमारा W0 के बराबर हो जाएगा। तो एमएनसी का डायमेंशन कितना होगा? क्या 0 होगा? क्या W0 में सिर्फ 0 मैट्रिक्स जाएगी? नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि W1 मतलब रैंक क्या कर दी? 1 कर दी। अब इसने बोला कि वो सारे ए इकट्ठे करने हैं सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी 0 आए फॉर ऑल बी जिनकी रैंक 1 है। तो हमने ई आई जे टाइप ले लिया बी को। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि ए का इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए फॉर ऑल ई आई जे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का इनर प्रोडक्ट विद ई आई जे क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब बी में और भी होंगे, हमने ई आई जे टाइप लिया है, मतलब बेसिस ले लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेस ऑफ ए स्टार ई आई जे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब ये ई आई जे क्या देगा बताओ? जब हम एक मैट्रिक्स ए को ई आई जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ई आई जे मतलब आई जे पोजीशन पर 1 है, बाकी सब जगह 0 है इस मैट्रिक्स में, तो प्रोडक्ट करोगे आप ए स्टार का इसके साथ, तो कौन सा एलिमेंट आएगा? क्या आएगा बताओ? एक मैट्रिक्स आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या आएगी बताओ? तो ये हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं पहले। ठीक है, नाउ सपोज ए हमने ले लिया 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। स्टार करना है इसका, स्टार करेंगे तो ये आ जाएगा A11 कॉन्जुगेट, ठीक है, A12 कॉन्जुगेट, A13 कॉन्जुगेट, A21 कॉन्जुगेट, A22 कॉन्जुगेट, A23 कॉन्जुगेट, A31 कॉन्जुगेट, A32 कॉन्जुगेट और A33 कॉन्जुगेट। अब इसको क्या करना है? ई आई जे से, मतलब आई जे पोजिशन पर 1 रखना है। ठीक है, तो नाउ सपोज मैंने यहाँ पर 1 रखा है, कौन सी पोजिशन है? 1 2। तो क्या आएगा हमारे पास? 0। A11 कॉन्जुगेट, ठीक है, फिर हमारे पास ये अगला 0 आएगा, 0 रहेगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास A12 कॉन्जुगेट, 0 आएगा, 0 A13 सॉरी, हाँ A13 कॉन्जुगेट 0। तो हमने क्या किया था? A12 सॉरी 1 2 पोजीशन पर 1 रखा था।
तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास जो फर्स्ट रो है ए की वो सेकंड कॉलम में आई। ठीक है, फर्स्ट रो जो थी वो सेकंड कॉलम में आई, और हमारे पास जो A12 था वो एज इन A12 का कॉन्जुगेट क्या है, कहाँ पर आ गया, डायगोनल पर आ गया। ठीक है, तो ये ट्रेस बनेगा, तो A12 का कॉन्जुगेट हमारा क्या बनेगा, ट्रेस बन रहा है। ठीक है, जब हमने 1/2 पोजीशन पर रखा, ठीक है, तो हमारे पास A12 कॉन्जुगेट क्या आया, ट्रेस आया। राइट, तो अब हम अगर ट्रेस निकालना चाहते हैं ए स्टार ई आई जे का, तो वो क्या आ जाएगा, ए के आई जेथ पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब ये जो ई आई जे है वो सारे ही रैंक 1 के होते हैं, तो सबके साथ आएगा, तो सारे आई जे 1 से लेकर एन तक क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरी ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। राइट, नल मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पूछ रहा है W2। अब क्या कर दी, रैंक 2 कर दी, रैंक 2 कर दी है। अब बताओ, अब कोई चेंज होगा या अभी भी ए हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कीजिए कि जब हमारे पास कभी भी ऐसा करके दिया जाता है कि बी जो है वो क्या कर रहा है, सारी हमने के रैंक की मेट्रिसेस इकट्ठी कर ली है, तो वो जो सेट होता है जब हम किसी के रैंक की सारी मेट्रिसेस इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो सेट हमारा कंप्लीट स्पेस एम एन सी को क्या करता है, स्पैन कर देता है। क्या करता है, स्पैन कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ एम एन सी को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। राइट, ये जो रिजल्ट है इस पर बातचीत करेंगे, पहले आगे बात कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमने बोला रैंक 2 की हमने सारी मेट्रिसेस इकट्ठी कर ली, वो भी क्या करेगी, एमएनसी को स्पैन करेगा। हम क्या ले रहे हैं, हमने वो ए इकट्ठे किए हैं जो इस सेट की सभी मेट्रिसेस के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, ऑर्थोगोनल है। अच्छा, अगर इस सेट के सभी मेट्रिसेस के साथ ऑर्थोगोनल है, तो इससे जो स्पैन होगा वो क्या होगा, वो भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है। इनर प्रोडक्ट क्या होता है, और लीनियर होता है। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट में और सेकंड कंपोनेंट में कॉन्जुगेट लीनियर होता है। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, अगर ऐसा है हमारे पास कि ए हमने वो मेट्रिसेस इकट्ठी की हैं जो इस सेट से ऑर्थोगोनल है, इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इस सेट से जो स्पैन होगा स्पेस उसके भी ऑर्थोगोनल होगा। इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स है वो पूरा स्पेस एमएनसी के ऑर्थोगोनल है, पूरे स्पेस के ऑर्थोगोनल है। मतलब क्या है, ऐसी कौन सा मैट्रिक्स होगी जो पूरे स्पेस की ऑर्थोगोनल होगी, मतलब मैट्रिक्स पूरे स्पेस के हर एक एलिमेंट के साथ उसका इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। राइट, जो वेक्टर स्पेस की 0 एलिमेंट होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, वो हमारी क्या बनती है, ऑर्थोगोनल बनती है टू एवरी एलिमेंट ऑफ द स्पेस। ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास 0 आ जाएगा, और फिर के कुछ भी लीजिए, एनी रैंक का ले लीजिए, तो भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट हो जाएगा। वन गलत हो गया, 2 3 4 करेक्ट हो जाएंगे। सेम रिजल्ट यूज करके कि अगर हम कोई भी सेट इकट्ठे कर रहे हैं, सच दैट हमने सारी मैट्रिक्स इकट्ठी की है एक पर्टिकुलर रैंक की, एग्जैक्टली एक रैंक की, तो वो जो सेट है वो हमारा पूरे स्पेस को क्या कर देता है, स्पैन कर देता है। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं जो उस सेट के ऑर्थोगोनल है, मतलब हम मैट्रिक्स ले रहे हैं जो पूरे स्पेस के भी ऑर्थोगोनल है, तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो पूरे स्पेस के ऑर्थोगोनल है, जीरो मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, अब ये बातचीत करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये क्यों स्पैन कर पा रहा है पूरी स्पेस को। तो अगर हम 2 रैंक की मैट्रिसेस की बात करें, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो 2 रैंक की मैट्रिसेस है ना, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम ई आई जे मैट्रिसेस बना सकते हैं, ई आई जे मैट्रिक्स बना सकते हैं, और ई आई जे जो है वो हमारा स्पैन कर देती है एमएनसी को। अब ई आई जे कैसे बनाएंगे 2 रैंक की मैट्रिक्स से, बताओ। मुझे बनाना है E2 3 बनाना है मुझे, मतलब मुझे सेकंड रो में थर्ड कॉलम की पोजीशन पर 1 चाहिए, और
दो रैंक की मैट्रिक्स होनी चाहिए जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मुझे ये बनाना है। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0, हम ले रहे हैं 3 × 3 की, ठीक है। 0 1 1 0 0 0, इसकी रैंक 2 है जी, बिल्कुल है। और इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 0, इसकी रैंक 2 हाँ बिल्कुल है। और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड रो के थर्ड कॉलम में 1 बचेगा। E23 मिल गया मुझे। अब अगर मुझे बनाना है सपोज 1 1 बनाना है, कैसे बनाऊंगी। E1 1 बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताओ, दो रैंक रखनी है। इसकी रैंक 2 है, हाँ है। इसमें से माइनस कर दीजिए 0 1 0 0 0 0 0 0, इसकी रैंक 2 है, हाँ हाँ है। माइनस करेंगे तो E1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे EIJ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, EIJ प्लस EIJ+1, या फिर अलग अलग हिसाब से ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या ऐड किया था, मुझे ये चाहिए था तो मैंने इससे पहले वाला ऐड किया था, राइट, पहले वाले कॉलम में वन ऐड किया था। तो ये हमें देखना पड़ेगा। एक जगह हमें इस तरह बनाना पड़ेगा कि मैं ये माइनस ना, ये हटा दूं तो मेरे पास दो रैंक बच जाए, ठीक है। ऐसा इस तरह मुझे ऐड करना है। जैसे अगर मुझे बनाना है A33, तो E33 कैसे बनाएंगे, तो मुझे E33 तो यहाँ तो 1 चाहिए। अब ये यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 0 0 0 0 1 0, ठीक है। इसमें से माइनस कर दीजिए 1 0 0 0 0 0 0 1 0, इसकी रैंक 2 है, इसकी भी रैंक 2 है, माइनस करेंगे तो E33 आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग, ठीक है, कोई जनरल मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। बट हम क्या देख रहे हैं कि रैंक 2 की मैट्रिसेस से हम EIJ जनरेट कर सकते हैं। जब हमें EIJ मिल गया तो EIJ के स्पैन से पूरा स्पेस जनरेट हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब रैंक 2 की मैट्रिसेस की सहायता से हम पूरा का पूरा स्पेस MNC, यहाँ पर M3C हम बात कर रहे हैं, वो जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बाकी रैंक की भी बात करेंगे, रैंक 3 दे दी, रैंक 4 दे दी, उनकी मैट्रिक्स इकट्ठी करोगे तब भी आप ऐसे कर पाओगे, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन से भी आप EIJ जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो रिजल्ट ध्यान रखिएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।